एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज एंड आप सभी का स्वागत है लर्न एंड फन के कॉमर्स के हमारे इस चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, वो क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है। सो टुडे वी आर एक्चुअली स्टडिंग सप्लाई। एक पहले भी क्लास सप्लाई की हो रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो क्लास तो प्लीज जाकर उसको देखाइए। उस क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई, यानी कि द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो बहुत सारे रीजंस जो कि सप्लाई को अफेक्ट करते हैं उनकी हमने बात करी थी लास्ट क्लास में। लेकिन आज की क्लास में हम लोग जो सेकंड पार्ट है सप्लाई चैप्टर का उसको पिक करने वाले हैं, दैट इज द लॉ ऑफ सप्लाई। हम लोगों ने डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने पढ़ा था कि डिमांड की जब भी हम बात करते हैं, क्वांटिटी डिमांड की जब हम बात करते हैं, उसका प्राइस के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, कि जब प्राइस बढ़ता है किसी भी कमोडिटी का तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर कोई भी कमोडिटी सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हुआ करता था बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप। अब बच्चों, हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो बिल्कुल उल्टी चीज है, राइट? कंज्यूमर जैसा सोचता है, प्रोड्यूसर वैसा थोड़ी ना सोचता है। प्रोड्यूसर के लिए तो जब किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है दैट मीन्स उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, और जब ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो उस चीज को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा। दैट इज वाई हमारा जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो आप लोगों को एक पॉजिटिव या फिर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताएगा जो कि प्राइस के बीच में और किसी भी कमोडिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो उस पर भी चलेंगे, एक पूरी फुल फ्लेजेड बात करेंगे उस चीज के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं हम लोग बात करने के लिए हमारे सप्लाई फंक्शन की। अब ये कौन सा फंक्शन है मैम? हमें तो सिर्फ दिवाली के फंक्शन, होली के फंक्शन के बारे में पता होता है। सप्लाई फंक्शन कौन सा और इसकी छुट्टी क्यों नहीं मिलती हम लोगों को? तो बच्चों, सप्लाई फंक्शन होता क्या है? इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप। ऑलराइट, तो हम सप्लाई फंक्शन को लिखते कैसे, पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। सप्लाई ऑफ एक्स। अब एक्स क्या है? एक्स कोई भी कमोडिटी है, ठीक है, कोई भी गुड है। जैसे सपोज ये रिमोट, सप्लाई ऑफ एक्स, ठीक है, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई जो है उसकी एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है ये सप्लाई फंक्शन। तो जैसे हम यहाँ पर हमने बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़े थे, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ सप्लाई पढ़े थे, जिसके अंदर हमने बात करी थी सबसे पहला फैक्टर होता है प्राइस ऑफ द गुड, है ना। किसी भी चीज का जो प्राइस होता है वो सप्लाई को अफेक्ट करता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी प्राइस ऑफ द अदर गुड, प्राइस ऑफ द अदर गुड। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, हमने उसके बाद बच्चों प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी बात करी थी, तो पी ऑफ एफ, ठीक है। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोगों ने लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात करी थी। हम लोगों ने उसी के साथ साथ बात करी थी गवर्नमेंट पॉलिसी की, तो गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, है ना। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारी किसी भी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, और उसी को जब हम एक फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, एक फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ऑल द रीजंस जो कि सप्लाई को इंपैक्ट कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से हमारा सप्लाई फंक्शन होता है, ठीक है। यहां पर सिंपल सी चीज है, इसके 3 फीचर्स हैं, 3 चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। दिस इज दी सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। This F is representing the functional relationship, and जब हम यहाँ पर ये सारे के सारी चीज़ों की बात करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? These are the factors that affect the supply। तो ये हमारे ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज अवर सप्लाई फंक्शन। आई होप ये बात आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, राइट? क्लियर है ना? चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अपने लॉ ऑफ सप्लाई पर। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? ए, क्या बोलती तू? बच्चों, लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली, बहुत ही सिंपल है। The law of supply depicts a positive or a direct relationship
हमेशा ये चीज याद रखिएगा, इट शोज द पॉजिटिव, पॉजिटिव भी बोल सकते हो या फिर पॉजिटिव की जगह आप लोग डायरेक्ट भी बोल सकते हो, या फिर अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस के बीच में एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में हमको लिखनी है, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ऑलराइट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सो बेसिकली हमें समझ में आया है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि जब प्राइस जो होता है और जो सप्लाई होती है उसके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रहती है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर प्राइस किसी चीज का बढ़ रहा है तो उस चीज की क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, और अगर किसी चीज का प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी रिड्यूस होगी। कल को मैं अगर एक प्रोड्यूसर हूं और सपोज बच्चों मैं टेप बेचती हूँ, टेप बेचती हूँ मैं, ठीक है, टेप जो है मार्केट में महंगी हो गई लोगों के मुंह पे लगाने के लिए, ठीक है, तो टेप अगर सपोज मार्केट में महंगी हो गई तो यार जाहिर सी बात है ना कि मैं सोचूंगी कि यार टेप महंगी हो गई है, दैट मीन्स अब मेरे को अपने प्रोडक्ट पे और पैसा मिलेगा मार्केट में, और मैं पैसा कमा पाऊंगी और प्रॉफिट कमा पाऊंगी। तो प्रोड्यूसर तो और प्रॉफिट ही कमाना चाहता है ना, राइट? तो इसलिए मैं टेप को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना चाहूंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी। प्राइस गिर गया अगर कल को तो मैं सोचूंगी कि यार अब तो मेरे को नुकसान होगा, तो मैं कम से कम सप्लाई करना चाहूंगी, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी से कि इट्स अ पॉजिटिव और अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डिमांड में बिल्कुल उल्टा सीन था, वहां पर एक इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो हमेशा अपना पैसा बचाना चाहता है। तो अगर कंज्यूमर को सस्ती चीज मिलेगी वो उसे और ज्यादा खरीदना चाहेगा, कंज्यूमर को वहीं पे महंगी चीज मिलेगी वो उसे कम से कम खरीदना चाहेगा। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर बिल्कुल एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आई होप ये बात सभी को क्लियर है, ठीक है। अब अगर लॉ ऑफ सप्लाई आपको एग्जाम में लिखने को आता है तो आप सिर्फ ऐसे ये डेफिनेशन लिख के छोड़ मत देना वहां पर, इसके साथ एक बढ़िया सा सप्लाई शेड्यूल आप बनाओगे बच्चों, ठीक है। बढ़िया सा सप्लाई शेड्यूल का मतलब है कि आप प्रॉपर यहाँ पे ऐसे प्राइस सप्लाई, जैसे 10 से प्राइस 20 हो गया, 10 से प्राइस 20 से 30 हो गया, तो आप यहाँ पे बताओगे 100 कर रहे थे, फिर हमने सप्लाई और बढ़ा दी, फिर हमने सप्लाई और बढ़ा दी। तो इस तरीके से आपको इसको प्लॉट भी करना है और आप सप्लाई शेड्यूल भी बनाओगे, और सप्लाई शेड्यूल के साथ साथ आपको सप्लाई का ग्राफ भी बनाना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग इसको ड्रॉ करके आओगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा प्रॉपर मार्क करके प्राइस को, सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड, और एक बिल्कुल ऐसे ऊपर उठता हुआ, ऊपर जाता हुआ ग्राफ आपका बनेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शोकेस कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ है बच्चों याद रखिएगा, हमारा जो सप्लाई कर्व है या फिर हमारा जो सप्लाई का ग्राफ है, इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। व्हाट इज इट? इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या शोकेस करता है कि देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब ही सिंपली होता है कि देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप between the price and the quantity supplied. All right, that is why it is an upward sloping curve. All right, चलो अब जरा हम और आगे आएंगे। आई होप यहां तक दोनों ही चीजें क्लियर है, सप्लाई फंक्शन क्लियर है, लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर है। अब जो तीसरी चीज है वो ये है कि भाई लॉ ऑफ सप्लाई वर्क कैसे करता है और क्यों करता है, रीजंस क्या है उसके पीछे। 3 रीजंस मैं आपको बताऊंगी बच्चों लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे। आ जाओ, reasons behind the law of supply. Reasons behind आ जाओ,
बता दें आपको रीजंस, क्या रीजंस है लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे, क्यों अपवर्ड स्लोपिंग है, क्यों प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। सिंपली हमें ये बताना है कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम सप्लाई को क्यों बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहला रीजन यहां पर आता है बच्चे लोग, सबसे फर्स्ट रीजन इज द प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव, यार अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ रहा है दैट मींस मेरे को उससे से ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस घट रहा है तो मेरे को कम से कम प्रॉफिट होगा। और एज अ प्रोड्यूसर, अगर आप भी कल को एक प्रोड्यूसर हो तो आप चाहोगे ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो तभी दैट्स द रीजन। ठीक है, और हमें पता है कि अगर प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हम सप्लाई भी ज्यादा करेंगे, और अगर प्राइस कम होगा तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो हम सप्लाई भी कम करना चाहेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो दिस इज लाइक द फर्स्ट रीजन, द प्रॉफिट मोटिव। दूसरी चीज यहां पर जो आती है, इसको जरा मिटा देते हैं हम लोग, है ना। दूसरा रीजन जो आता है यहां लिख देते हैं, चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स। चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, क्या मतलब है इसका बच्चों? देखिए, सपोज दो कमोडिटीज हैं, एक है राइस, एक है व्हीट। ठीक है, एक है चावल, एक है गेहूं। अब सपोज 10 लोग चावल प्रोड्यूस करते हैं, 10 लोग व्हीट प्रोड्यूस करते हैं। 10 प्रोड्यूसर्स हैं जो चावल उगा रहे हैं, 10 प्रोड्यूसर्स हैं जो व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब सपोज होता क्या है, चावल का प्राइस मार्केट में हो जाता है महंगा, चावल बिकने लग जाता है महंगा, तो बहुत से व्हीट के प्रोड्यूसर्स भी शिफ्ट कर जाएंगे टुवर्ड्स राइस। वो कहेंगे यार व्हीट उगा के तो इतना फायदा हो नहीं रहा है, चावल महंगा हो गया है, तो चावल बेचने की कोशिश करते हैं। तो बहुत से प्रोड्यूसर्स व्हीट से शिफ्ट होकर राइस की तरफ आ जाएंगे। सपोज मान लेते हैं कि 10 में से 5 प्रोड्यूसर्स, यहाँ 5 ही रह गए और यहाँ 5 ऐड हो गए, अब यहाँ 15 प्रोड्यूसर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे पहले सिर्फ 10 ही थे, लेकिन क्योंकि अब चावल महंगा हो गया है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चावल में दिख रहा है, तो लोग चावल को प्रोड्यूस करने के लिए आ गए हैं, व्हीट छोड़ के आ गए हैं। तो व्हीट के प्रोड्यूसर सिर्फ 5 ही रह गए, यहाँ पर 5 और आ गए। तो अब जब बच्चों किसी कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर भी बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स उसकी सप्लाई भी तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि जो फर्म्स हैं जो प्रोड्यूस कर रही हैं, उनके नंबर के बदलने से भी, मतलब कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो वहां पे फर्म ज्यादा से ज्यादा उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाहेंगी, और जब वो नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि वो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पे अगर किसी चीज का प्राइस कम है या घट गया है तो वहां पे कम से कम प्रोड्यूसर्स रहना चाहेंगे, कम से कम फर्म्स रहना चाहेंगे, और अगर कम से कम फर्म्स होंगे तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज व्हाट हैपेंस व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और दूसरे का नहीं इंक्रीज होता। तो ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड रीजन, और सेकेंड रीजन में हमने देखा चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स। ऑलराइट, अब एक और रीजन है, तीसरा रीजन भी है, तीसरा रीजन मैं ऊपर लिख दूंगी सबसे। तीसरा रीजन है चेंज इन द नंबर ऑफ स्टॉक्स। क्या मतलब है इस बात का भाई? चेंज इन द नंबर ऑफ स्टॉक का मतलब है, अब स्टॉक क्या होता है बच्चों, मैंने आपको अगर लास्ट क्लास आपने अटेंड नहीं करी है तो उसमें बताया था, और मैं वैसे भी बता देती हूँ। सपोज मैंने इस रिमोट को मैं प्रोड्यूस करती हूँ और मैंने ना 100 रिमोट प्रोड्यूस करे, लेकिन मैंने मार्केट में बेचने के लिए अभी 50 ही रिमोट बेचे हैं। कल को क्या होता है कि रिमोट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, मार्केट में ये पहले 200 रुपए का बिक रहा था, अभी इसका प्राइस 300 रुपए हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मेरा जो स्टॉक में, जो मैंने स्टॉक में 50 रिमोट और रखे थे, मैं चाहूंगी कि वो मैं 50 रिमोट भी बेच डालूं, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो अभी बेच डालूं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिल जाए। ठीक है, तो मैं उस सिचुएशन में अपने स्टॉक को रिलीज करूंगी। प्राइस बढ़ेगा तो मैं अपने स्टॉक को रिलीज करूंगी और उससे सप्लाई मेरी इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पर अगर ये पहले 200 रुपए का बिक रहा था और अब मेरे को पता चल रहा है कि भाई इसका प्राइस तो कम हो गया, अभी 150 रुपए का बिक रहा है,
अब मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जो मार्केट में भी मेरे 50 रिमोट पड़े हैं ना, उसमें से भी मैं कम से कम बेचूं। मैं कहूंगी 50 में से ना 30 मेरे को वापस ही दे दो, मैं अपने स्टॉक में रख लेती हूँ, 20 ही बेच दो। क्यों? उस केस में मैं अपनी सप्लाई डिक्रीज कर रही हूं, मैं अपना स्टॉक और बढ़ा रही हूं, मैं अपने पास जमा करके और रिमोट रख रही हूं, स्टॉक में सप्लाई को डिक्रीज कर रही हूं क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो गया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज होता है तो स्टॉक रिलीज करते हैं, यानी कि जो स्टॉक में अपने पास सामान पड़ा है उसको रिलीज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे और उससे ऑब्वियस सी बात है सप्लाई इंक्रीज होगी। लेकिन अगर किसी चीज का प्राइस डिक्रीज होता है तो स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को हम इंक्रीज कर लेंगे, स्टॉक विल इंक्रीज, यानी कि जो मार्केट में बिक भी रहा होगा उसको भी वापस बुला लेंगे कि मत बेचो अभी। तो इससे हम सप्लाई को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये 3 रीजंस है यार, इन 3 रीजंस की बदौलत हम देखते हैं कि हमारा लॉ ऑफ सप्लाई वर्क कर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस दैट द लॉ ऑफ सप्लाई इज वर्किंग। अब ये तो वो सिनेरियोज हो गए जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है। कुछ ऐसी भी तो कंडीशंस हो सकती है ना मैम जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई काम ही ना करे। हाँ, ऐसा भी होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। आ जाओ, लास्ट चीज है, ठीक है, एक्सेप्शंस टू द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब है कि ऐसे सिनेरियोज जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, यानी कि ऐसे सिनेरियोज जिसमें प्राइस के बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ रही और जिसमें प्राइस के घटने से भी सप्लाई नहीं घट रही, ठीक है, ऑपोजिट काम कर रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं कर रहा। तो ये कौन कौन से एक्सेप्शन है, एक एक करके यहां पर लिखते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन यहां पर है हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स। यार एग्रीकल्चरल गुड्स, जब आप कोई भी एग्रीकल्चरल गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, चावल गेहूं जो भी है, उस सिनेरियो में ना अगर उस चीज का प्राइस बढ़ भी जाए, देखो आप अपनी प्रोडक्शन ऑब्वियसली एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे, अपनी सप्लाई को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में ना बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। जैसे कि कल को अगर मैं एक किसान हूं, मेरे को पता चल रहा है कि यार मैं दाल उगाती हूँ और दाल मार्केट में महंगी हो गई है, बट मैं अगर अपनी सप्लाई इंक्रीज करना भी चाहूं ना तो भी नहीं कर सकती, मैं प्रोडक्शन इंक्रीज करना भी चाहूं तो भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड है, जमीन मेरे पास बहुत ही सीमित है। उस लिमिटेड लैंड में मैं कितना ही प्रोडक्शन कर सकती हूँ, जितना हो पाएगा उतना ही कर सकती हूँ। कल को कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए उसका भी मुझे पता नहीं है। साथ ही में जब आप कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ग्रो करते हो, सो देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्क्स दैट आर इन्वॉल्व, बहुत रिस्क होते हैं उसमें, है ना, कोई भी नेचुरल डिजास्टर भी आ सकता है। साथ ही में ये सब चीजें वेदर पर, क्लाइमेट पर, इन सब कंडीशंस पर भी निर्भर करती है, नेचुरल कंडीशंस पर भी निर्भर करती है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दाल बहुत मतलब ऐसे मेरे को पता चले कि अरे प्राइस बढ़ गया तो मैं और कितनी प्रोडक्शन कर दूं कि बस पूछो मत। दैट जस्ट कैन नॉट हैपन। व्हाई? बिकॉज एग्रीकल्चरल गुड्स व्हेन यू आर ग्रोइंग देम, it depends on a lot of factors, including the weather and climatic conditions, including the land size, because you just cannot expand the land size, ठीक है। So it depends on all of that. That is why यहाँ पर प्राइस के बढ़ने से हमेशा सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, तो वाली चीज है। दूसरी चीज है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। यार देखो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि सपोज मैं एक पेन बेच रही हूं और आज ये पेन जो है वो 20 रुपए पर पेन मैं बेचती हूं। मेरे को पता चला कि यार फ्यूचर में ना इस पेन को का प्राइस जो है वो बहुत कम होने वाला है, बहुत घटने वाला है, कि कल को सपोज ऐसा भी हो सकता है कि पेन सिर्फ 10 रुपए में बिके। मेरे को हो गई टेंशन। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा एक काम करते हैं, पेन का ना जैसे 19 या 18 रुपए का कर देते हैं और अभी इसको बेच डालते हैं। तो यहां पर मैं प्राइस कम करके भी सप्लाई को इंक्रीज कर रही हूं, क्योंकि मुझे ये डर है कि फ्यूचर में तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि ये बिके ही ना, क्योंकि इतना सस्ता हो जाए, प्रॉफिट मेरा बहुत कम हो जाए। तो दैट इज व्हाई आई विल ट्राई टू सेल इट एट अ लोअर प्राइस,
टू सेल मोर ऑफ इट एट अ लोअर प्राइस। लॉ ऑफ सप्लाई के साथ अलाइन नहीं हो रहा ना। लॉ ऑफ सप्लाई तो बोलता है प्राइस बढ़ा के सप्लाई बढ़ती है, पर यहां पर तो मैं प्राइस कम करके भी सप्लाई को बढ़ा रही हूं, क्योंकि मुझे डर है कि आगे भविष्य में इसके इतने भी नहीं मिलेंगे, तो अभी बेच डालो इसको। ठीक है, तो कभी कभी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी बच्चों हम लोग देखते हैं कि हमारा लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है काम। ठीक है, तीसरा रीजन यहां पर आता है हमारे पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ काफी छोटी होती है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि आपकी सब्जियां हो गई, दूध हो गया, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, कभी कभी आपने बेकरीज में भी देखा होगा, केक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, सैंडविचेस होते हैं जो एक दिन के बाद खराब हो जाएंगे, राइट। अब ये जो पेरिशेबल गुड्स हैं, इनमें होता क्या है, आपने बच्चों अगर आप कभी ऐसे मंगल बाजार, वीर बाजार ऐसी जगहों पे गए हो, या फिर अगर आपने कभी सब्जी वालों को देखा है, वो रात तक ना अपनी सब्जियों को सस्ता बेचने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार सस्ता बेचने लग जाते हैं और ज्यादा बेचने लग जाते हैं, कम करके भी प्राइस सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने इसको आज नहीं बेचना तो कल तो ये किसी काम की रहेगी ही नहीं, कल तक तो ये खराब हो जाएगी। तो नुकसान करवाने से ज्यादा अच्छा है कि कम दाम में ही बेच दो। तो पेरिशेबल गुड्स के साथ ऐसा बहुत बारी होता है कि क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, खराब होने का एक डर होता है, तो उनको कम दाम में भी, कम प्राइस में भी ज्यादा बेच दिया जाता है, ज्यादा बेचने की कोशिश की जाती है, विच इज अगेन अगेंस्ट द लॉ ऑफ सप्लाई। क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई में तो चीज को महंगा करके सप्लाई बढ़ रही होती है, बट यहां पर चीज को सस्ता करके भी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ऑलराइट, फोर्थ यहां पर पॉइंट आता है हमारे रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स का मतलब है कि जो चीजें बिल्कुल ही मतलब बहुत कम पाई जाती है ना। जैसे कि भाई मैं बता रही हूँ कि पैब्लो पिकासो की कोई पेंटिंग है, लियोनार्डो डा विंची की कोई पेंटिंग है, मोनालिसा हो गई, या कोई भी ऐसी पेंटिंग हो गई, म्यूजियम्स में जिन चीज़ों को रखा जाता है, रेयर, जो मिलती नहीं है, जो एक ही क्वांटिटी में बहुत कम मौजूद है। अब रेयर आर्टिकल्स के साथ क्या होगा, ज़्यादा प्राइस होने पर सप्लाई बढ़ जाएगी उनकी। कल को प्राइस बढ़ गया मोनालिसा की पेंटिंग का, तो और 15 मोनालिसा की पेंटिंग्स बन जाएंगी? नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो एक ही है, उसका तो कोई दाम ही नहीं है ना जो आप लगा सकते हो। तो रेयर आर्टिकल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, प्राइस बढ़ने पे भी उनकी कोई सप्लाई नहीं बढ़ेगी, प्राइस घटने पे भी उनकी कोई सप्लाई घटेगी नहीं, वो वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि वो रेयर है। तो रेयर बनिए बच्चों, कि मतलब आपको कोई तोल ही ना सके, ऐसे बनो। ठीक है, ऐसे अनोखे बनो। ठीक है, रेयर आर्टिकल्स हो गए। और फिर लास्ट यहां पर जो पॉइंट आता है वो आता है बैकवर्ड कंट्रीज। बैकवर्ड कंट्रीज, अब यार बैकवर्ड कंट्रीज पिछड़े हुए जो देश हैं, अब पिछड़े हुए जो देश हैं उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो कल को अगर प्राइस महंगा हो भी जाए किसी कमोडिटी का, वो लोग सप्लाई को चाहकर भी इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू इंक्रीज द सप्लाई। रिसोर्सेज ही नहीं है उनके पास। तो यहां पर अगेन द लॉ ऑफ सप्लाई स्टैंड्स not to be working. It is found not to be working in the case of backward countries, because even if the price increases, they do not have the adequate resources जिससे कि वो उस particular commodity की supply को increase कर सके। They just cannot do it. तो I hope यहाँ तक सभी को बात समझ में आई है। ये सारे हमारे exceptions हैं। exceptions का मतलब ही होता है कि where the law of supply doesn't work. It's not working. ठीक है, ऑलराइट। तो मैंने आपको आज की क्लास में बच्चों जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं, बहुत ही आसान टॉपिक्स पढ़ाए हैं, और ये सारे ही टॉपिक्स आपको रिवाइज करके आने हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करके आने हैं। सप्लाई फंक्शन से लेकर, लॉ ऑफ सप्लाई से लेकर, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, रीजंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, ये 4 टॉपिक्स हैं,
और इन 4 टॉपिक्स को आपको अगली क्लास से पहले तक रिवाइज करके आना ही आना है। साथ ही में अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए बच्चों, बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। कॉमर्स के लिए मैंने देखा है बहुत ही कम मार्केट में भी बहुत ही कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और हमारी जो पूरी टीम है वो यही कोशिश कर रही है कि कोई भी ऐसी स्ट्रीम ना हो जिसको निग्लेक्टेड फील हो। और कॉमर्स स्ट्रीम के आगे तो इतने सारे करियर ऑप्शंस है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, सो दीज पीपल शुड ऑल्सो गेट अ चांस कि दे ऑल्सो गेट टू स्टडी like from the best teachers with the best, I'll say, teaching that there is to offer. And I would just request you all कि आप लोग कमेंट्स के अंदर अपने व्यूज वगैरह, ओपिनियंस वगैरह पेश करते रहा करो, ठीक है। जो भी आपको पढ़ना है हमको बताते रहा करो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम along with a new topic from the chapter. तब तक के लिए टेक केयर एंड